नमस्कार एक बार फिर से सभी को। और आज हम कंप्यूटर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पढ़ेंगे और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर के लिए। आगामी ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में इस टॉपिक से एक प्रश्न मिल सकता है देखने को। और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट रहता है उसमें यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और लास्ट तक देखिएगा। जो भी चीज़ें बाद में समझ में नहीं आती हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि ये होता क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि चीज़ों का इंटरनेट, यानी कि चीज़ों का जाल। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट के माध्यम से आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम जैसा समझ सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी अवधारणा है जिसमें भौतिक उपकरण, ठीक है, वाहन या फिर इमारतें या अन्य वस्तुएं, सेंसर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, कोई भी आपका, मान लीजिए आपका मोबाइल हो गया और आपका फ्रिज, आपके घर का फ्रिज, ये आपस में यदि जुड़े होंगे, एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होंगे, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। यानी कि मोबाइल भी एक उपकरण है और फ्रिज भी एक उपकरण है, लेकिन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो पा रहा है किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो ये चीज़ कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका उद्देश्य क्या होता है? डेटा का आदान प्रदान करना और उसे स्वचालित रूप से नियंत्रित करना। मतलब कि आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ काफ़ी दूर से आ रहे हैं, घर अपने आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप जैसे ही आएँ आपके घर का दरवाज़ा आपके सेंसर को पहचान के ऑटोमेटिक खुल जाए। ये दरवाज़ा है जो आपके घर का, ये आप यहाँ से आए और यहाँ जैसे ही इसकी कनेक्टिविटी में आएंगे ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कहलाती हैं स्वचालित रूप से नियंत्रित हो रही हैं और यहाँ पर डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। अब यहाँ पर आने से, जैसे मान लीजिए आप यहाँ एक रेंज होगी 500 मीटर के पास आए आप अपने घर के आसपास, तो आपके मोबाइल का सेंसर और इस गेट का सेंसर आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। एक दूसरे से बात करने के बाद जानकारी देंगे और यहाँ से आपके मोबाइल से एक संदेश पहुँचेगा कि गेट ओपन करना है। ये गेट क्या है? अपने मन से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आईओटी तकनीक का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे स्मार्ट होम, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग और परिवहन। इन सभी क्षेत्रों में जो है आईओटी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उससे आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे।
तो ये जो वीडियो आपने देखा ये था स्मार्ट होम से रिलेटेड। स्मार्ट होम में किस तरीके से आईओटी का प्रयोग हो सकता है वो हमने इस वीडियो से देख लिया है कि किस तरीके से सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सेंसर्स किस तरीके से डाटा ले रहे थे। यदि कोई रूम में एंटर कर रहा था तो लाइट जल जा रही थी, रूम से बाहर निकल रहा था तो लाइट बंद हो जा रही थी, ठीक है। और यदि कोई नींद से नहीं जाग रहा है तो कमरे का स्टीरियो साउंड बढ़ा दिया, शोर होने लगा कमरे में तो ऑटोमेटिक जग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्मार्ट होम में आईओटी का प्रयोग होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग, परिवहन, हर फील्ड में आज आईओटी का प्रयोग हो रहा है और आने वाले समय में इसको और अधिक विस्तार मिलने वाला है। अब हम देखेंगे आईओटी का विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1980 और 90s के टाइम पे RFID, ये शब्द याद रखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म है। इस तकनीकी का विकास हुआ था। RFID ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के मदद से किसी भी चीज़ की ट्रैकिंग कर सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से ट्रैकिंग करेगा। जैसे अभी क्या है, हाल ही में जो जानवरों के ऊपर भी यही चिप लगाई जा रही है। जैसे किसी जानवर की हमें गिनती करनी है, मान लीजिए शेर की ही गिनती करनी है कि हमारे देश में शेर कितने हैं, तो उनके ऊपर RFID नाम की ही चिप लगाई जाती है। इस चिप में होता क्या है, इस चिप में एक तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर होगा, और दूसरा होता है एंटीना, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा और इस एंटीना के माध्यम से सबमिट करेगा। फिर ये डाटा पहुंचता है रीडर के पास। रीडर के पास भी एक एंटीना होता है जिसकी मदद से ये इससे डाटा रिसीव करता है और ये रीडर पता कर सकता है कि इस समय कोई जानवर किस जगह पर है। इसी तकनीकी का प्रयोग करके एक केविन एस्टिन नाम के एक बंदे थे, केविन एस्टिन इनका नाम था, और इन्होंने ही इस तकनीकी का प्रयोग करके 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा पहली बार दुनिया के सामने पेश की थी, ठीक है। लेकिन ये तकनीक पहले ही विकसित हो गई थी, RFID, ठीक है। इसकी मदद से आप दो मशीनों के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं, दो मशीनें एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकती हैं RFID तकनीकी के माध्यम से। फिर इसके बाद टाइम आता है 2000 के आसपास का, और 2000 के आसपास क्या हुआ कि इस फील्ड में काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जाने लगा। आईओटी के विचार को तकनीकी संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों द्वारा गंभीरता से लिया गया, और इस अवधि में 2000 से लेकर 2005-06 के आसपास की अवधि में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आईओटी के सामने आए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हुए, काफ़ी टाइप के आईओटी डिवाइसेस सामने आए हमारे सामने, और इससे क्या हुआ, उद्योगों को और जो यूजर्स थे आईओटी के उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, और वो इसके प्रयोग को भी समझने लगे थे। और इसके प्रयोग को जब समझने लगे तो उन्होंने इसका फ़ायदा देखा, और इसका फ़ायदा देखा तो इस तकनीकी को और बढ़ावा मिला। अब इसके बाद 2010 के आसपास बहुत सारे लाइट वेट सेंसर आ गए, बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई, और उच्च प्रसंस्करण वाले क्षमता वाले उपकरण भी आ गए। इसकी वजह से आईओटी का और अधिक तेज़ी से विस्तार हुआ, क्योंकि समय के साथ साथ जितना बेहतर सेंसर होगा उतना ही ज़्यादा आईओटी विकसित होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका बुनियादी ढांचा किस तरीके से काम करता है। आईओटी का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आईओटी का बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए चार चीज़ें समझनी जरूरी है: सेंसर और एक्चुएटर,
सबसे पहले समझेंगे हम सेंसर क्या होता है और एक्चुएटर क्या होता है। तो सेंसर क्या होता है? सेंसर आईओटी डिवाइस के हिस्से सेंस की तरह होता है या हिस्से की तरह होता है। ये भौतिक वातावरण से डेटा एकत्र करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए तापमान सेंसर हो गए, प्रकाश सेंसर, गति सेंसर आदि। और दूसरी ओर एक्चुएटर क्या होता है? आईओटी डिवाइस के कर तत्व की तरह होते हैं। ये सेंसर द्वारा प्राप्त डेटा के आधार पर कार्य करते हैं, जैसे कि एक स्वचालित दरवाजा खोलना या एक उपकरण को चालू या बंद करना। अभी यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सेंसर और एक्चुएटर, मैं आपको एक्चुअली में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कलर सेंसर है, ठीक है, ये एल्कोहल सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर, रेन सेंसर, पीआईआर सेंसर, वाटर फ्लो सेंसर है, आईआर रिसीवर है, और थर्मोस्टोर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर। ये क्या करते हैं? वातावरण से डाटा इकट्ठा करते हैं, वातावरण से डाटा इकट्ठा करेंगे और ये फिर भेज देंगे नेटवर्क में। नेटवर्क क्या करेगा? नेटवर्क उसको ट्रांसमिट करेगा एक्चुएटर के पास। अब ये एक्चुएटर देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्चुएटर हैं जो वास्तव में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूमेटिक पिस्टन एक्चुएटर है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, ये सारे काम करते हैं सेंसर के द्वारा दिए गए डाटा के आधार पर। इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुएटर, न्यूमेटिक पिस्टन एक्चुएटर है, न्यूमेटिक डायफ्राम एक्चुएटर है। तो ये सारे एक्चुएटर हैं और एक्चुएटर का काम होता है वास्तव में काम करना, किस तरीके से जो डाटा हमें मिला है सेंसर के द्वारा उस तरीके से रिएक्ट करना, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर सेंसर से एक्चुएटर तक का फ्लो किस तरीके से होता है ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप टेम्परेचर सेंसर देख पा रहे होंगे, ये टेम्परेचर सेंसर है। इसने क्या किया? टेम्परेचर को डिटेक्ट किया और इस सिग्नल को डिटेक्ट करके कंट्रोल सेंटर को भेज दिया। अब ये कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर ये कमांड भेजेगा स्प्रिंकलर को, ठीक है। स्प्रिंकलर को कमांड भेजेगा और स्प्रिंकलर अपने आप टर्न हो जाएगा और यहाँ पर पानी आपका गर्म निकलने लगेगा स्प्रिंकलर से, ठीक है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करके। यदि टेम्परेचर बाहर का गर्म हुआ तो यहाँ पर ये फिर से डिटेक्ट करेगा सिग्नल कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर स्प्रिंकलर को भेजेगा कमांड कि आप यहाँ पर ठंडा पानी दो, ठीक है। तो इस तरीके से सेंसर से एक्चुएटर तक का फ्लो काम करता है। आगे हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर। सेंसर और एक्चुएटर समझने के बाद आगे बात करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी। सेंसर द्वारा जो एकत्रित डेटा होता है उसको एकत्रित करके आगे भेजने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है और इस नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकता है, आपके फ़ोन के वाईफाई से, आपके फ़ोन के ब्लूटूथ से। एक जिगबी टेक्निक होती है, एक एलटीई तकनीक होती है, लोरा वैन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लो रेंज ये वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है। इन तकनीकों का चयन डिवाइस की आवश्यकता, डेटा ट्रांसफर की गति और ऊर्जा खपत के आधार पर किया जाता है। आगे देखें डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसका एनालिटिक्स कैसे होता है। तो एक बार जब डेटा नेटवर्क के माध्यम से सर्वर या क्लाउड प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है तो इसे प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सेंसर ने डाटा इकट्ठा किया कि बाहर का टेम्परेचर है 20 डिग्री है, ठीक है। अब ये डाटा पहुंच जाएगा नेटवर्क सेंटर पर। अब नेटवर्क सेंटर को तो पता नहीं है कि ये टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है। नेटवर्क सेंसर को अभी कुछ पता, नेटवर्क सेंटर को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एआई का यूज किया जाता है, मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है और इनको एआई और एमएल को पहले से ही पता होता है कि 20 डिग्री टेम्परेचर लगभग ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है। और एआई को ये पता है कि मानव का जो वास्तविक टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। उस हिसाब से ये एआई आगे निर्देश भेजेगा किसको, यहाँ पर एक्चुएटर को, कि आपको गर्म पानी भेजना है या ठंडा पानी भेजना है, ठीक है। सेंसर ने अपना काम किया, नेटवर्क सेंटर में एआई और एमएल का प्रयोग करके यहाँ पर काम किया गया और फिर यहाँ से निर्देश निकला एक्चुएटर के पास आया, ठीक है। जो डेटा से पैटर्न और इंसाइट्स निकाल सकते हैं, यह चरण आईओटी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही वह जगह है जहां से डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है?
आप कोई भी आईओटी डिवाइस लगवाए हैं घर में तो वो आपके फ़ोन से कनेक्टेड होगी या आप किसी और डिवाइस से, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी से ना किसी से कनेक्ट करेंगे। तो वहाँ पर एक्चुअल में आपको एक एप्लीकेशन या एक वेब टाइप का एक इंटरफेस दिखेगा, तभी आप कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को, अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे चीज़ों को। जैसे कि आपने टाइम डाल रखा है कि 7:10 पे या सुबह 7:10 पे अलार्म बजाना है रूम का, तो फिर यहाँ पे चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ सकती हैं अपने हिसाब से, तो उसके लिए एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है। और वही इंटरफेस आपका आपके मोबाइल से कनेक्टेड रहता है और वही इंटरफेस आपके सेंसर, आपके एक्चुएटर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस वह स्थान है जहां अंतिम उपयोगकर्ता आईओटी डिवाइस के साथ बातचीत करता है। यह एक स्मार्टफोन ऐप, वेब पोर्टल या किसी अन्य प्रकार का इंटरफेस हो सकता है जहां से उपयोगकर्ता उपकरणों को नियंत्रित करता है, डेटा देखता है और उन्हें आदेश देता है। आगे देखें आईओटी के लाभ क्या हैं। तो आईओटी से आप ऑटोमेशन और आप कार्यकुशल हो सकते हैं। ठीक है, कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता आ सकती है आपके अंतर्गत, क्योंकि ये क्या है, आईओटी से जुड़े डिवाइस निरंतर डेटा उत्पन्न करते हैं। इस डेटा का विश्लेषण करके संगठन और उपयोगकर्ता बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट कृषि में मिट्टी की नमी, मौसम और फसल की स्थिति के आधार पर सटीक खेती का निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, अगर इस वर्ष बारिश नहीं होनी है तो आईओटी के थ्रू पहले से पता चल जाएगा कि इस वर्ष कम बारिश होने वाली है, तो इस वर्ष आप उस चीज़ की खेती करेंगे जिसमें पानी की ज़रूरत कम होती है। ठीक है, इस आधार पर आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। सुरक्षा और निगरानी, आईओटी आधारित सुरक्षा प्रणाली जैसे कैमरे, सेंसर और अलार्म घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रणाली तुरंत किसी भी सुरक्षा उल्लंघन का पता लगा सकती है और उपयोगकर्ता को सचेत कर सकती है। इसमें पर्सनलाइजेशन होता है। आईओटी तकनीक उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं के आधार पर व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। अगर आप 10 बजे सो के जगते हैं तो आपके लिए 10 बजे अलार्म बजाएगा। अगर कोई 9 बजे सो के जगता है तो उसका आईओटी डिवाइस 9 बजे अलार्म बजाएगा। तो इसमें पर्सनलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक थर्मोस्टेट, स्मार्ट थर्मोस्टेट है कोई, और उपयोगकर्ता की आदतों को सीख सकता है और उसी के अनुसार घर का तापमान स्वचालित रूप से समायोजित कर सकता है। आगे देखें आईओटी की चुनौतियां क्या हैं। हालांकि आईओटी के कई लाभ हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां और सीमाएं भी जुड़ी हैं, जैसे सुरक्षा के खतरे हो गए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल कोई भी डिवाइस हैक हो सकता है। तो आईओटी डिवाइस इंटरनेट से वैसे भी जुड़े होते हैं और वो साइबर हमलों के लिए संवेदनशील होते हैं। अगर सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं होते तो डेटा चोरी और सिस्टम में घुसपैठ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गोपनीयता की समस्या रहती है। आईओटी उपकरणों द्वारा निरंतर डेटा संग्रहण और निगरानी से व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों और आदतों का विवरण यदि गलत हाथों में पड़ता है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, अब मशीन तो मशीन ही है ना, मशीन को थोड़े ना पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसे मान लीजिए कोई कैमरा है, अब वो डाटा कैप्चर कर रहा है, अब आप कुछ मतलब गलत गतिविधि भी कर रहे हैं तो वो उसको भी कैप्चर करेगा, और यदि वो गलत हाथों में पड़ गई तो फिर उसका दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है, मानकों का अभाव, वर्तमान में आईओटी के लिए कोई सार्वभौमिक मानक नहीं है। विभिन्न निर्माता और प्लेटफॉर्म अपने अपने मानकों का उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न आईओटी डिवाइसों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा खपत, कई आईओटी डिवाइस बैटरी चालित होते हैं और लगातार कनेक्टेड रहने से उनकी ऊर्जा खपत बढ़ जाती है। इससे बैटरी जीवन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, खासकर उन डिवाइसों के लिए जो कठिन स्थानों पर लगाए गए होते हैं। इनके अनुप्रयोग हम देख ही चुके हैं स्मार्ट होम में, स्मार्ट लाइटिंग में, यह भी आप वीडियो में देखिए स्मार्ट लाइटिंग का। स्मार्ट थर्मोस्टेट, पानी गर्म होगा, पानी ठंडा होगा, घर का टेम्परेचर क्या रहेगा। ठीक है, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ये भी हमने वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो गेट का सेंसर है वो पहले कैप्चर करता है फ़ोटो उनकी, फिर मैच करता है कि दादा दादी हैं तो वो गेट खोल देता है। ठीक है, अन्यथा में वो गेट लॉक ही रहता है। तो कैमरा, सेंसर और अलार्म के माध्यम से आप स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा में आईओटी यानी पहनने योग्य स्वास्थ्य डिवाइस जैसे ऑक्सीजन स्तर, रक्तचाप, नींद के पैटर्न। तो रक्तचाप, ये आईओटी डिवाइस अगर आप
पहनेंगे तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा या ज़्यादा लो होगा तो उस हिसाब से ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, आपके रक्तचाप को नॉर्मल रखने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन स्तर को आपके नॉर्मल रखने की कोशिश करेगा, आपके नींद के पैटर्न को देखेगा, उस हिसाब से आपके अलार्म सेट कर देगा। ठीक है, और ये डेटा रियल टाइम में मोबाइल ऐप्स के माध्यम से उपयोगकर्ताओं और चिकित्सकों को उपलब्ध कराया जाता है। इन डिवाइस के माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी शारीरिक स्थिति पर नज़र रख सकता है, जरूरत पड़ने पर त्वरित चिकित्सा परामर्श भी ले सकता है। रिमोट मरीज मॉनिटरिंग, अब कोई डॉक्टर है बहुत दूर बैठा है लेकिन इलाज उसे करना ही करना है, तो फिर वो क्या करेगा, रिमोट मॉनिटरिंग कर सकता है अपने पेशेंट की कि एक कब क्या करता है, कितने टाइम खाना खाता है, ये सारी चीज़ें देख सकता है, दवाई लेता है नहीं लेता है टाइम से, सारी चीज़ें वो ट्रैक कर सकता है। स्मार्ट अस्पताल, स्मार्ट हॉस्पिटल में आप चिकित्सा उपकरणों और संसाधनों की कुशलता के प्रबंधन के लिए भी आईओटी का उपयोग कर सकते हैं। आईओटी आधारित जो ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग अस्पताल के भीतर उपकरणों, दवाओं और यहाँ तक कि स्टाफ की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यह प्रणाली अस्पताल के संचालन को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाती है। औषधि वितरण और प्रबंधन में आईओटी तकनीक का उपयोग दवाओं के वितरण और प्रबंधन में भी किया जाता है। स्मार्ट पिल डिस्पेंसर, औषधि मॉनिटरिंग सिस्टम मरीजों को समय पर दवाएं लेने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं कि अलार्म और रिमाइंडर के माध्यम से यूजर्स को ये चीज़ें पहले से ही सूचित या नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहते हैं। कृषि में आईओटी, अब कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन में सुधार कर सकते हैं इसके द्वारा। प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं, यानी सटीक खेती का अनुमान मिलने पर आप सटीक खेती फसल की बुआई करेंगे। ठीक है, सही समय पर फसल काटेंगे, सही समय पर सिंचाई करेंगे, सही समय पर खाद देंगे। ये सारी चीज़ें आपको आईओटी से पहले ही पता चलती रहेंगी कि कब खाद देनी है, कब सिंचाई करनी है, मौसम के आधार पर। ये सारी चीज़ें आपको आपका आईओटी डिवाइस है बता सकता है। स्मार्ट सिंचाई, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली आईओटी आधारित सेंसर और मौसम की जानकारी के आधार पर स्वचालित रूप से खेतों में पानी की आपूर्ति करता है। इससे पानी की बचत होती है और फसलों को सही मात्रा में पानी मिल पाता है। खेतों में क्या होता है कि पानी एक बार चल रहा है तो चलता रहता है, काफ़ी सारा पानी तो बर्बाद ही हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि सेंसर देखेगा कितना पानी की ज़रूरत है इस फसल को, उतना पानी उसको देगा और फिर पाइप को बंद कर देगा, यानी पानी बंद हो जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिंचाई प्रणाली पानी की बर्बादी को भी रोकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलता है। पशुधन की निगरानी देखें तो पशुधन की निगरानी के लिए आईओटी आधारित कॉलर और टैग्स का उपयोग किया जाता है। जो आरएफआईडी टैग्स बताया था वो पशु निगरानी में यूज किया जाता है। ठीक है, कॉलर और टैग्स का उपयोग किया जाता है जो पशुओं की गतिविधि, स्वास्थ्य और स्थान की जानकारी प्रदान करते हैं। इससे किसानों को अपने पशुओं की देखभाल करने में आसानी होती है और किसी भी स्वास्थ्य समस्या का तुरंत पता लगाया जा सकता है। पर्यावरण निगरानी की जा सकती है। आईओटी उपकरणों के माध्यम से वायु की जो क्वालिटी है, एयर इंडेक्स देख सकते हैं, जल स्रोतों की शुद्धता देख सकते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। ठीक है, जिससे किसानों को भी बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। अब इंडस्ट्री फील्ड में देख लेते हैं आईओटी का किस तरीके से उपयोग हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल फील्ड में आप सबसे पहले तो औद्योगिक उपकरणों की निगरानी रख सकते हैं, यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से औद्योगिक उपकरणों की रियल टाइम निगरानी की जा सकती है। सेंसर उपकरणों के तापमान, कंपन और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों की जानकारी प्रदान करते हैं। इससे उपकरणों की कार्यशीलता की स्थिति का पता चलता है और संभावित विफलताओं का समय रहते पता लगाया जा सकता है, जिससे रखरखाव की योजना बेहतर ढंग से बनाई जा सकती है। ठीक है, कोई मशीन ज़्यादा हीट हो गई तो उसे समय से बंद कर दिया जाए, ये चीज़ का नोटिफिकेशन आपका आईओटी डिवाइस आपको पहले ही दे देगा, जिससे आप प्रिसीजन जो सटीक निर्णय है वो ले सकें। इसके बाद प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में आईओटी और एआई का उपयोग उपकरणों की विफलता का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। सेंसर द्वारा प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके एआई मॉडल यह अनुमान लगा सकते हैं कि कब और कैसे किसी उपकरण में खराबी आ सकती है। इससे रखरखाव कार्यों को समय पर किया जा सकता है और उत्पादन में रुकावटों को रोका जा सकता है। परिवहन और स्मार्ट शहरों में आईओटी कैसे यूज की जाती है। आईओटी तकनीक का उपयोग परिवहन और स्मार्ट शहरों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट इसमें यूज कर सकते हैं। और आजकल भारत में तो ट्रैफिक की बहुत ही बड़ी समस्या है, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, तो यहाँ पर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट आईओटी डिवाइस के माध्यम से
सक्सेसफुल अप्लाई किया जा सकता है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो वो आईओटी आधारित सेंसर और कैमरों का उपयोग करके शहरों में यातायात की निगरानी करता है। यह प्रणाली यातायात की भीड़, दुर्घटनाओं और मार्गों की स्थिति की जानकारी प्रदान करती है। इसके आधार पर ट्रैफिक लाइटों और सिग्नलों को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे यातायात प्रवाह में सुधार होता है। स्मार्ट पार्किंग में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम आईओटी तकनीक का उपयोग करके वाहनों के लिए उपलब्ध पार्किंग स्थानों की जानकारी प्रदान कर देता है पहले से, कि इस जगह पे पार्किंग लॉट खाली है, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सेंसर और कैमरों का उपयोग पार्किंग स्थलों की स्थिति को रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम वाहनों को नजदीकी उपलब्ध पार्किंग स्थानों की ओर निर्देशित करता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। स्मार्ट ऊर्जा ग्रिड में भी इसका यूज किया जा सकता है। उपकरणों और सेंसर का उपयोग करके ऊर्जा वितरण और खपत की निगरानी कर सकते हैं और ऊर्जा के उत्पादन, वितरण और खपत को स्वचालित और कुशल बना सकते हैं। इससे ऊर्जा की बचत होती है और उपयोगकर्ताओं को उनकी ऊर्जा खपत के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तकनीकी घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सेंसर हम देख ही चुके हैं। सेंसर डिफरेंट टाइप के सेंसर देखे हमने, तापमान सेंसर, नमी सेंसर, प्रकाश, गति और बहुत कुछ, ठीक है। और सेंसर में जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे कि तापमान सेंसर में स्मार्ट थर्मोस्टेट आ जाता है। औद्योगिक उपकरणों और स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में भी टेम्परेचर सेंसर्स का यूज किया जाता है। लाइट सेंसर्स होते हैं, गति सेंसर्स होते हैं, नमी सेंसर्स होते हैं, ये नमी स्तर को नापेंगे। कृषि और स्मार्ट होम औद्योगिक उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। एक्चुएटर जो सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर क्रियान्वित होते हैं, ये भौतिक कार्य करते हैं, जैसे दरवाजे को खोलना, लाइट को ऑन ऑफ करना, मशीनरी को चालू करना। एक्चुएटर किस प्रकार के होते हैं? हाइड्रोलिक एक्चुएटर होते हैं, जो भी ये दिखाए थे मैंने। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर होते हैं, प्यूनेमेटिक एक्चुएटर होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेटिक एक्चुएटर क्या होते हैं? ये संपीड़ित वायु का उपयोग करके उपकरणों को चलाते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स और विनिर्माण मशीनरी में, यानी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी में न्यूमेटिक एक्चुएटर्स का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक फ्लड के दबाव का उपकरण का उपयोग करके बड़े उपकरणों को संचालित करते हैं, जैसे कि क्रेनों और भारी मशीनों में हाइड्रोलिक एक्चुएटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी में कौन कौन से, जैसे हमने देखा वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है डिवाइस, ब्लूटूथ से हो सकता है, जिगबी से हो सकता है, लोरावैन से हो सकता है। तो यहाँ पर उन सबको भी देख लेते हैं। जैसे वाईफाई तो आप सभी जानते हैं कि आपके मोबाइल में ही होता है और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है ये। और इसमें क्या होता है, विशेषता क्या है कि इसमें उच्च डेटा ट्रांसफर गति और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको, ठीक है। आगे देखें, ब्लूटूथ ये कम दूरी के लिए उपयोगी होता है और पहनने योग्य डिवाइस जैसे घड़ी हो गई, स्मार्ट होम डिवाइस और छोटे छोटे डेटा ट्रांसफर अनुप्रयोगों के लिए ठीक रहता है। जिगबी की बात करें तो यह कम शक्ति और कम डेटा ट्रांसफर गति वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जैसे स्मार्ट होम ऑटोमेशन और औद्योगिक नियंत्रण में जिगबी का यूज किया जाता है, जहां पर डेटा ट्रांसफर की गति से कोई फर्क नहीं पड़ता है और कम शक्ति का डेटा भेजना होता है, तो वहां पे जिगबी यूज किया जाता है। लोरावेन में लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, यह व्यापक क्षेत्र में कम डेटा ट्रांसफर गति और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा जो दूरी प्रदान करता है, अगर डिवाइसों को कनेक्ट करना है तो लोरावेन अगर आपके पास है तो इससे काफ़ी दूरी तक आप अपने डिवाइस से कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा ट्रांसफर की गति कम रहती है। और इसका उपयोग स्मार्ट शहरों, कृषि, ठीक है, पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाता है। ये तो हो गई जो वायरलेस प्रोटोकॉल थे। अब वायर्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में हम यूज कर सकते हैं ईथरनेट का, मोड बस का, ठीक है। ईथरनेट क्या है? यह उच्च गति और विश्वसनीयता के लिए वायर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका उपयोग औद्योगिक वातावरण और डाटा सेंटर अनुप्रयोगों में किया जाता है। वहीं मोड बस क्या है? यह औद्योगिक स्वचालन में उपयोग होने वाला पुराना लेकिन विश्वसनीय प्रोटोकॉल है, जो विभिन्न उपकरणों के बीच संचार को सक्षम बनाता है। आगे देखें, मोबाइल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? 4G 5G यानी LTE से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को, IoT डिवाइसेस जो होते हैं। तो यह मोबाइल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल व्यापक रूप क्षेत्र में उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका उपयोग स्मार्ट शहरों, परिवहन और दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी में होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स परस्पर जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है, जो दुनिया भर में अरबों उपकरणों को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP या IP का उपयोग करता है, ठीक है।
आगे देखें, माइक्रो कंट्रोलर एक आईओटी डिवाइस का घटक है जो किसी प्रोग्राम को निष्पादित करता है। इसमें एक कंट्रोल यूनिट, कन्वर्टर, टाइमर, फ्लैश मेमोरी आदि होते हैं। इनका उपयोग प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यह भी आईओटी का डिवाइस का घटक हो गया, ये माइक्रो कंट्रोलर जो होता है। ठीक है, इसके बाद डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डीएचसीपी, यह भी एक नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर स्वचालित रूप से आईपी पते निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डीएचसीपी का मतलब है डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आगे देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, किस तरीके से डेटा का एनालिसिस किया जाता है यहाँ पर। तो आईओटी डिवाइस से प्राप्त डेटा को संग्रहित, प्रोसेस और विश्लेषण करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आईओटी डेटा के लिए बड़े पैमाने पर भंडारण, प्रोसेसिंग और विश्लेषण क्षमता प्रदान करते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई कैमरा चल रहा है तो वो तो 24 घंटे 7 दिन चलता ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा डेटा भी इकट्ठा करता है। अब इतने सारे डेटा को आप एक चिप में तो रख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए किया जाता है यूज क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा डेटा इकट्ठा रहता है। ठीक है, वहाँ पे ही वहाँ से ही आपके जो डेटा का एनालिसिस किया जाता है और वहाँ से फिर एक्चुएटर को डाटा भेज दिया जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डिवाइस और सर्वरों के बीच डेटा को सुरक्षित और स्केलेबल तरीके से संग्रहित और प्रोसेस करता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS। यह सेवा उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। जहां पर आपको बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एज अ यूजर। ठीक है, आगे देखें तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये भी क्लाउड का एक उपयोग है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यह सेवा डेवलपर्स को एप्लीकेशन विकसित करने, होस्ट करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म और टूल्स प्रदान करती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इसका यूज ज़्यादातर डेवलपर्स के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर वो अपने एप्लीकेशन को विकसित करते हैं, होस्ट करते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रदान करता है उन लोगों को जो क्लाउड बेस्ड सर्विस देना चाहते हैं दूसरों को। ठीक है, आगे देखें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यह सेवा उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रदान करती है जो क्लाउड पर होस्ट किए जाते हैं और ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं। ठीक है, यानी डेटा आपका क्लाउड पर स्टोर होगा और आप एक्सेस उसको ब्राउजर के माध्यम से करेंगे। और ये एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन में आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा आपके फ़ोन पर स्टोर नहीं रहेगा, वो क्लाउड पर स्टोर रहेगा। ठीक है, और इस क्लाउड को मैनेज कौन करेगा? ये जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को जो होस्ट कर रहा होगा, आपका होस्टर इस पर अधिकार रखेगा। वो इसका एनालिसिस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है इस पर। ठीक है, आगे देखें डेटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो आईओटी डेटा का विश्लेषण करने के लिए पहले तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज किया जाता है। यह एनालिटिक्स पिछले डेटा को समझने और इसका सारांश प्रस्तुत करने में सहायक होता है, यानी पिछली हिस्ट्री देखेगा आपकी, उसके आधार पर कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा। फिर इसके बाद प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है। यह एनालिटिक्स भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए पिछले डेटा का उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूर्वानुमान लगाने के लिए आगे की घटनाओं का पीछे की घटनाओं से कुछ संबंध निकालता है, इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। फिर पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, यह एनालिटिक्स है जो संभावित परिणामों पर आधारित निर्णय लेने की सलाह देता है कि ये परिणाम हो सकते हैं, आप इस परिणाम में ये निर्णय ले सकते हैं, इस परिणाम में ये निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखें आईओटी में आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कैसे हो रहा है। तो आईओटी सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि डिवाइस और डेटा के बीच है जो बुद्धिमान निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से एआई और एमएल जो मशीन लर्निंग है वो प्रयोग की जा सकती है आईओटी के अंतर्गत। तो पैटर्न पहचान में यानी पैटर्न रिकॉग्निशन, एआई और एमएल का उपयोग आईओटी डेटा में पैटर्न को पहचानने, उपयोगकर्ता के व्यवहार, उपकरण के कार्य और पर्यावरणीय परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप रोज 9 बजे उठ के सो के उठते हैं
तो यहाँ पर इस ये पैटर्न निकालेगा कि ये बंदा है जो रोज 9 बजे सो के उठता है, ठीक है। तो कभी आप अगर लेट होंगे 9 बजे से ज़्यादा, तो यहाँ पर ये एक पैटर्न सेट करके आपको अलार्म बजा के पहले से बता सकता है कि 9 बज गया भैया, उठ जाओ अब आराम से, ठीक है। तो ये 9 बजे का एक पैटर्न बनाएगा और उस आधार पर आपके अलार्म बजाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में एआई आधारित स्वचालन सिस्टम आईओटी डिवाइसों के लिए स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं को सक्षम बनाते हैं, जैसे कि स्वचालित ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट नियंत्रण, ऑटोमेटिक लाइटिंग और ऑटोमेटिक औद्योगिक मशीनों का संचालन। तो ये ऑटोमेशन भी एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू ही किया जाता है। भविष्यवाणी और निर्णय, प्रिडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? मशीन लर्निंग मॉडल आईओटी डेटा का विश्लेषण करके भविष्य की घटनाओं का भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। इसके आधार पर आईओटी सिस्टम स्वचालित रूप से निर्णय ले सकता है, जैसे कि उपकरणों की मेंटेनेंस की योजना बनाना या उपयोगकर्ता को अलर्ट करना। अब इसमें सुरक्षा और गोपनीयता का एक मुद्दा होता है। आईओटी की व्यापकता के साथ सुरक्षा और गोपनीयता एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई है। आईओटी डिवाइस है जो डिवाइस और नेटवर्क को सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम एन्क्रिप्शन कर सकते हैं डेटा का। एन्क्रिप्शन तकनीक में आईओटी डिवाइस और सर्वरों के बीच डेटा संचार को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ से यदि सेंसर ने डाटा भेजा और ये डाटा पहुंचेगा रिसीवर के पास, तो ये यहाँ से एनक्रिप्ट होगा। यानी कि जो आपने डाटा भेजा उसको एक अलग लैंग्वेज में, कंप्यूटर की भाषा में चेंज कर देगा और ये डाटा बीच में इसी फॉर्म में रहेगा। और जब रिसीवर को रिसीव होगा तो ये डाटा यहाँ पर इसी मशीनी लैंग्वेज में होगा प्राप्त। लेकिन जब रिसीवर को दिखेगा तो ये यहाँ पर आपका जो ये डाटा है मशीन लैंग्वेज से जो यहाँ पर लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो बीच में ये बिल्कुल एनक्रिप्ट रहा, बीच में इसकी लैंग्वेज ही चेंज कर दी, इसको एक कोडिंग भाषा में इसने ट्रांसलेट कर दिया और यहाँ बीच में ये डाटा बिल्कुल सेफ रहा, ठीक है। तो ये एन्क्रिप्शन तकनीक कहलाती है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा को अवैध रूप से एक्सेस या संशोधित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है डेटा सुरक्षा के लिए आईओटी में। जैसे आईओटी सिस्टम में उपयोगकर्ता और डिवाइस की पहचान सत्यापित करने के लिए ऑथेंटिकेशन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्राधिकरण सुनिश्चित करता है कि सिर्फ अधिकृत उपयोगकर्ता और डिवाइसों को ही सिस्टम के संसाधनों और डेटा तक पहुंच प्राप्त हो, ठीक है। जैसे आप अपने रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक फिंगरप्रिंट दे सकता है, जो भी प्लेटफॉर्म इसको होस्ट कर रहा है आईओटी को, तो वो आपको एक फिंगरप्रिंट दे सकता है कि जब आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे अपने मोबाइल में इसके डेटा को चेंज करने के लिए, तभी आप इस रेफ्रिजरेटर के डेटा को चेंज कर सकते हैं या इसके कंट्रोल सिस्टम में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अन्यथा उस स्थिति में यदि आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है प्रमाणीकरण, ठीक है। आगे देखें, सुरक्षित अपडेट और रख रखाव। सुरक्षित अपडेट और रखरखाव आईओटी डिवाइसों में समय समय पर सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। मशीनें हैं उनमें भी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट करना ही होगा, तभी वो अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि अभी तो मोबाइल भी अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करोगे तो हैंग करने लगता है। फिर तो ये आईओटी डिवाइस है तो ये तो इनमें सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर हमेशा ही अपडेट होना चाहिए, वरना पता लगे आप लाइट ऑन का सिग्नल दे रहे हो और वो लाइट ऑफ कर रहा है, तो इस तरीके से इसमें दिक्कत आ सकती है यदि सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट नहीं किया जाएगा। सुरक्षित अपडेट प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि अपडेट को बिना किसी हस्तक्षेप या छेड़छाड़ के लागू किया जा सके। इसके लिए ओटीए, ओवर द एयर अपडेट्स का उपयोग किया जाता है, जो सुरक्षित और स्वचालित होते हैं। यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, इनमें पहले से ही ऑटोमेशन तकनीक दी जाती है कि जब भी इनका कोई भी अपडेट आएगा आईओटी डिवाइसेस का, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को अपडेट भी कर लेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है, ना ही कोई छेड़छाड़ करनी है। बस आपको इतना करना है कि आप उस अपडेट को बंद ना कर दें, ठीक है। मान लीजिए कोई अपडेट चल रहा है और आप उस समय उसको बंद कर दें, तो फिर वो वहाँ पर छेड़छाड़ हो जाएगी, यानी वो अपडेट नहीं हो पाएगा, फिर वो सही से काम भी नहीं करेगा डिवाइस। आगे देखें, नेटवर्क सुरक्षा। तो आईओटी नेटवर्क को सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए फायरवॉल, वीपीएन, आईडीएस या आईपीएस
जिसे इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स का यूज किया जाता है। ये तकनीकें हैं जो नेटवर्क को असुरक्षित एक्सेस और हमलों से बचाने में मदद करती हैं। वीपीएन लगाएंगे, फायरवॉल लगाएंगे, तो इससे हैकिंग होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी आईपी एड्रेस है ना जो, वो हाइड हो जाती है। आईपी एड्रेस जब आप वीपीएन का यूज करते हैं, आपको रैंडम आईपी एड्रेस दे दिया जाता है किसी भी कंट्री का, ठीक है। उससे आपको ट्रैक करना आसान नहीं होता है, आप किस कंट्री में हैं ये कोई पता नहीं लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको रैंडम किसी भी कंट्री का आईपी एड्रेस दिया जा रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं गोपनीयता संरक्षण। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आईओटी सिस्टम में व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण और प्रसंस्करण होता है जो उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है। और गोपनीयता संरक्षण उपायों के तहत डेटा एन्क्रिप्शन, उपयोगकर्ता की सहमति और डेटा संग्रहण नीतियों का सख्ती से पालन किया जा सकता है, क्योंकि ये डेटा तो किसी न किसी सर्वर या क्लाउड में स्टोर हो रहा है, और वो क्लाउड अगर कोई प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज कर रहा है, कोई उसको होस्ट कर रहा है, तो वो उस डेटा में कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसके लिए कोई ना कोई नीति बनाई जाए एज अ गवर्नमेंट लेवल। यहाँ पे नीतियों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी किसी की गोपनीयता का हनन ना कर सके। यहाँ पर नोट में एक चीज लिखी हुई है, देख लेते हैं इसको। अमेजन इको एक हैंड्स फ्री स्पीकर है जिसे मानव आवाज से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। ये हैंड्स फ्री स्पीकर है, इसमें आप कुछ भी बोल के इसको निर्देश दे सकते हैं, वो आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये अमेजन इको कहलाता है। एलेक्सा वॉइस सेवाओं से जुड़ता है, और एलेक्सा कमांड का उपयोग अमेजन इको आईओटी डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। आगे हम देखेंगे इंटरफेस और उपयोगकर्ता अनुभव। इंटरफेस कैसा होता है और उसमें यूजर्स का अनुभव कैसा होता है आईओटी के अंतर्गत, ये चीज देख लेते हैं। तो आईओटी सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस और उसके लिए अनुकूल अनुभव की आवश्यकता होती है। इंटरफेस उपयोगकर्ताओं को आईओटी डिवाइस के साथ सहज और सरल तरीके से बातचीत करने में सक्षम बनाता है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हो गए, ये यूजर इंटरफेस के उदाहरण है। मोबाइल एप्लीकेशन हो गए, वेब डैशबोर्ड हो गए, ठीक है। आगे देखें, वॉइस इंटरफेस हो गए, वॉइस के माध्यम से भी आप निर्देश दे सकते हैं। संवर्धित और आभासी वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, एआर और वीआर तकनीकें आईओटी के इंटरफेस को और अधिक इंटरेक्टिव और उपयोगकर्ता अनुकूल बना रही हैं। इसका उपयोग स्मार्ट शहरों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में जटिल डेटा को विजुलाइज करने और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग का 3D स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक, 3D स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये क्या करेगी, एआर और वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इसका 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर पहले से अपनी नीतियाँ बना सकते हैं कि किस फ्लोर में कौन सी क्या चेंजेस करने हैं, किस फ्लोर में कौन सी तकनीकें लगानी है हमें, किस फ्लोर में किस तरीके से हमें निर्माण करना है। तो ये सारी चीज़ें हम एआर और वीआर के माध्यम से पहले से प्री प्लान कर सकते हैं। आगे देखेंगे आईओटी नेटवर्क आर्किटेक्चर की जो मुख्य लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली होती है परसेप्शन लेयर। ये क्या होती है, ये लेयर आईओटी सिस्टम की सबसे निचली लेयर है जिसे सेंसर लेयर कहते हैं, और ये भौतिक वस्तुओं से डेटा को इकट्ठा करने का काम करती है, ठीक है। तो सेंसर लेयर जब सेंसर इकट्ठा करता है तो ये पहली लेयर बन जाती है, यहाँ पे डेटा आपका इकट्ठा हो गया और इसे कहेंगे परसेप्शन लेयर। फिर ये आगे जाएगा कहाँ पर, आगे जाएगा दूसरी लेयर पर, और दूसरी लेयर में काम क्या करेगा, नेटवर्क लेयर। इन नेटवर्क में जाएगा आपका ये डाटा, और नेटवर्क में जाने के बाद यह लेयर परसेप्शन लेयर से डेटा को कलेक्ट करके इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के माध्यम से आगे बढ़ती है। यहाँ पर डेटा का आपका ट्रांसफर होगा सेंसर से क्लाउड या प्रोसेसिंग सिस्टम तक। नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी का उपयोग किया जाएगा डेटा भेजने में, ठीक है। और यदि वायर्ड कनेक्शन है तो फिर ईथरनेट का यूज करेंगे आप, मोडबस का यूज कर सकते हैं डेटा को भेजने के लिए। आगे देखेंगे तीसरी लेयर कौन सी है, यहाँ पर डिवाइस कौन कौन से देख लीजिए। नेटवर्किंग के राउटर, गेटवे, मोबाइल नेट। जैसे कि यदि स्मार्ट वॉच है, ये आपकी हृदय गति मापती है, तो ये नेटवर्क के जरिए मोबाइल ऐप तक डेटा भेजेगी, ठीक है। जो स्मार्ट वॉच होती हैं वो आपकी हार्ट बीट मापेंगी और नेटवर्क का यूज करेंगी, और आपके मोबाइल पर यूजर इंटरफेस में आपको शो होगा आपकी हार्ट बीट इस समय कितनी है।
आगे देखें एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आपको पता ही होगा कि ये एक ऐप की तरह होता है। मोबाइल में आपके एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, वहाँ पर आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी आईओटी डिवाइस आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यह सबसे ऊपरी लेयर होती है आईओटी सिस्टम की, जो उपयोगकर्ता को डेटा का उपयोग करने का इंटरफेस प्रदान करती है। उपयोगकर्ता को डेटा और सेवाएं प्रदान करेगा। आईओटी डिवाइस के कार्यों को नियंत्रित और मॉनिटर करने का यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन लेयर में। आगे देखें तो आईओटी के प्रोटोकॉल देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने में। जैसे सेंसर ने डेटा उठाया और उसको ट्रांसमिट करने के लिए वो भेजेगा कंट्रोल सेंटर के पास। अब कंट्रोल सेंटर किस तरीके से, किस प्रोटोकॉल का यूज करके अपने पास तक डेटा रिसीव कर रहा है और किस तरीके से, किस प्रोटोकॉल का यूज करके सेंसर कंट्रोल सेंटर तक डेटा को भेज रहा है, ये चीज़ें प्रोटोकॉल के तहत तय होती हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। जैसे आईओटी में 4 से 5 प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं कॉमनली, जैसे MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। यह एक हल्का लाइटवेट प्रोटोकॉल होता है जो डिवाइस के बीच डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, कैसे काम करता है? यह पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पर काम करता है। एक डिवाइस जिसे पब्लिशर बोलते हैं वो डेटा भेजता है और दूसरा डिवाइस है जिसे सब्सक्राइबर बोलते हैं इसे प्राप्त करता है। ठीक है, MQTT। इसके बाद HTTP का भी यूज किया जाता है यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक सामान्य प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। आगे देखें कैसे काम करता है ये। तो IoT डिवाइस है HTTP का उपयोग करके डेटा को सर्वर तक भेजता है। क्या उपयोग होता है इसका? स्मार्टफोन और IoT डिवाइस के बीच संचार का माध्यम बनता है। वेब आधारित IoT एप्लीकेशंस पर ये HTTP काम करता है। आगे देखें फायदा क्या है। इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है और नुकसान है कि ये अधिक डेटा और पावर का उपयोग करता है। तीसरा प्रोटोकॉल है वो है COAP यानी कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? यह प्रोटोकॉल उन IoT डिवाइस के लिए बनाया गया है जो सीमित संसाधनों जैसे बैटरी या मेमोरी पर काम करते हैं। यानी लिमिटेड मेमोरी और लिमिटेड बैटरी पर काम करना होता है, तब यहाँ पर कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है IoT डिवाइस से कनेक्शन बनाने के लिए। यह HTTP की तरह काम करता है लेकिन बहुत हल्का होता है और इसका उपयोग स्मार्ट ऊर्जा मीटर, छोटे सेंसर और डिवाइसेस से डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखें फायदा क्या होता है इसका। कम पावर खपत और तेज डेटा ट्रांसफर इसमें मिलता है आपको COAP में। इसके बाद LoRaWAN लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। यह प्रोटोकॉल लंबी दूरी पर कम पावर में IoT डिवाइस को कनेक्ट करता है और कैसे काम करता है। डेटा को लो पावर रेडियो सिग्नल के माध्यम से भेजता है। यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है LoRaWAN। उपयोग क्या है इसका? उपयोग स्मार्ट कृषि में, स्मार्ट सिटी में, इंडस्ट्रियल IoT, क्योंकि इसमें दूरी अधिक होती है इन सभी कामों में, कृषि में, सिटी में, इंडस्ट्रियल IoT में, इन सभी में दूरी का काम होता है, तो यहाँ पर LoRaWAN का यूज किया जाता है प्रोटोकॉल का। फायदा क्या है? ये लंबी दूरी तक कनेक्टिविटी देता है और बैटरी लंबी समय तक इसकी चलती है। आगे देखें AMQP, ये क्या होता है? तो AMQP का मतलब है एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल डिवाइस और सर्वर के बीच मैसेज ट्रांसफर के लिए उपयोगी होता है। कैसे काम करता है? बड़े डेटा पैकेट को सुरक्षित तरीके से भेजने में मदद करता है। जैसे सेंसर ने कोई डेटा उठाया, बहुत बड़ा डेटा पैकेट है, उसको सुरक्षित तरीके से एन्क्रिप्शन करके उसको भेजता है AMQP प्रोटोकॉल के थ्रू। आगे देखें तो उपयोग इसका बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में किया जाता है। ठीक है, और ये सेफ भी ज़्यादा होता है AMQP, इसलिए यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एन्क्रिप्शन का यूज किया जाता है डेटा भेजने में। ठीक है, आगे फायदा सुरक्षित और भरोसेमंद होता है ये। वेब सॉकेट्स, यह प्रोटोकॉल दो डिवाइस के बीच रियल टाइम संचार के लिए उपयोग होता है। ठीक है, आगे उपयोग क्या है इसका? लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है तो वेब सॉकेट का यूज कर सकते हैं। रियल टाइम IoT एप्लीकेशन चलाने हैं तो भी वेब सॉकेट का यूज किया जा सकता है। यह फास्ट और इंटरेक्टिव कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये आज IoT का चैप्टर हमने समझा है। IoT के लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी गई हैं। IoT के प्रोटोकॉल, IoT इंफ्रास्ट्रक्चर, IoT की उपयोग, IoT के नुकसान,
सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी गई हैं। तो जो भी चीज़ें आपको अभी भी समझ में नहीं आई हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।